शहर के पास एक छोटा सा गांव विलासपुर था। उस गांव में बहुत सारे किसान मेहनती थे, लेकिन रमेश की बात तो कुछ और थी। रमेश मेहनती होने के बावजूद वो एक अच्छा इंसान भी था। वो हर एक की मदद करता था। रमेश की मेहनत देखकर गांव के कुछ लोग उस पर जलते थे। उस गांव में मालती और चंपक दोनों पति पत्नी रहा करते थे। मालती चंपक को रमेश का हर वक्त उदाहरण देकर ताना मारती थी। चंपक कामचोरी के मामले में अव्वल था। फूटे कर्म मेरे, जो आपसे मेरी शादी हो गई। अरे वो रमेश देखो, सुबह 5 बजे उठकर जंगल में जाकर लकड़ियाँ भी लाता है और फिर अपने काम पर भी जाता है, और आप सारा काम मेरे सिर पर डालकर सुबह तक सोते रहते हो। रमेश की पत्नी मीना और बेटी पिंकी रमेश का इंतज़ार अपने कुटिया के बाहर कर रहे थे, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, कुछ काम नहीं करती थी। सारा काम अपना रमेश करता। आपको मैंने कल रात को ही बता दिया था, चूल्हे पर मैं काम नहीं करूँगी। ये लकड़ियाँ किस लिए लाए? सुबह जाकर आपको कहा था कि एक चूल्हा नहीं, सेकड़ी का इंतजाम करो। मीना, तुम जानती हो हमारी स्थिति कैसी है। हम सेकड़ी नहीं खरीद सकते। अरे, मैं जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ चूल्हे के लिए, और फिर किसी के और के काम पर जाता हूँ। तुम्हें पता है हमारे पास इतना पैसा नहीं। इतने में एडजस्ट करना सीख लो मीना। कितना एडजस्ट करूँ? अरे, आज तक बहुत एडजस्ट हो चुका। मैंने जब से शादी की है तब से मैंने एडजस्ट ही किया है। इस झोपड़ी में रह रही हूँ और चूल्हे पर खाना मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसके सारे नखरे और ऐशो आराम के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए आपको अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। चूल्हे के बदले सेकड़ी लानी ही पड़ेगी। मैं नहीं जानती आप कैसे लाएंगे। मेरे पति परमेश्वर, आपने सुना क्या? मीना नई सेकड़ी खरीद रही है। देखो देखो, रमेश अपने घर को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, और आप सुबह 9 बजे तक उठते हैं, शाम को 6 बजे सोते हैं, और सारा काम मुझ पर डाल देते हो। अरे शर्म करो, शर्म, जरा सी शर्म करो। अभी तक खरीदा नहीं उसने। जब खरीद लेगा तब मुझे ताना देना। अभी मुझे सोने जाना है। मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो हटो यहाँ से। सुबह होते ही हर रोज की तरह रमेश अपना जंगल की ओर जा रहा था और खुद से बातें करता है। उसे भी मीना की बातें सही लगती है। अरे, बेटी का खर्च भी है, और बेटी जब से बड़ी होने लगी है तब से मेरी चिंता और भी बढ़ने लगी। इतने में कुछ नहीं होगा। मीना की बातें सही है। सारी बातों को सोचकर रमेश गांव के मुखिया के पास आता है। रमेश अपनी सारी दुख भरी कहानी मुखिया को सुनाता है और मुखिया से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लेकर जाता है। मुखिया उसे पैसे देता है, लेकिन कुछ शर्तें रखता है। मैं तुम्हें पैसे उधार देता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरा पैसा और ब्याज नहीं वापस किया तो मैं तेरी खेती और तेरी जो कुटिया का परिसर है सब अपने नाम कर दूंगा। अगर मंजूर है तो ये पैसे लेकर ज़रूर जाना। रमेश मुखिया की सारी शर्तें मंजूर करता है और
उससे पैसे लेकर अपने घर मीना के पास चला जाना चाहता था सीगड़ी खरीदने से पहले, क्योंकि वो उसे खुशखबरी देना चाहता था। मीना, अब से चूल्हे पर खाना नहीं बनाओगी तुम, धुएं में काम नहीं करना पड़ेगा। देखो, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया। चलो हम बाज़ार जाकर नई सेगड़ी खरीद कर लाते हैं। और अब हमारी बिटिया रानी को भी स्कूल जाने के लिए देरी नहीं होगी। माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मेरी बिटिया रानी ने मेरी आंखें खोल दी है। अगर हमने इस पैसों से सेगड़ी खरीद ली तो हम कर्ज़ों में डूब जाएंगे। इससे अच्छा हम इस पैसों से अपना नया बिजनेस चालू करते हैं। हमारे गांव में सुबह सुबह बहुत सारे लोग काम के लिए जाते हैं और बिना चाय के ही, क्योंकि हमारे गांव में कहीं भी सेगड़ी नहीं है और चूल्हे पर कोई सुबह सुबह उन्हें चाय नहीं पिलाता। इसलिए मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बाहर के रोड पर आप चाय की दुकान डालिए और अच्छा खासा मुनाफा भी होगा उससे। ऐसी समझदार वाली बातें मीना के मुंह से सुनकर रमेश बहुत ही खुश होता है और अपनी बेटी और मीना का जो डिसीजन था उससे वो बहुत खुश होता है और गांव के चौराहे पर वो अपने चाय की दुकान लगाने के लिए सारा इंतज़ाम करता है। रामू चाय वाले की दुकान, ऐसे वो दुकान की शुरुआत करता है और ये देखकर गांव के कुछ लोग बहुत जल जाते हैं। रामू का चाय का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। आने जाने वाले सुबह के गांव के सारे लोगों को वो चाय पिलाता और सारे गांव के लोग खेत में जाते वक्त रामू के मतलब अपने रमेश के हाथ की चाय पीने के लिए ज़रूर जाते। उसके हाथों में अलग ही स्वाद था। गांव में अलग ही पहचान बन चुकी थी रमेश की, रामू चाय वाला। और इससे वो अब कुछ पैसे भी कमा रहा था। उसके घर की स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को उसका ये बिजनेस रास नहीं आ रहा था। इसलिए गांव के लोग मतलब अपना स्वार्थी चंपक और सरपंच, किसी ना किसी तरह से सरपंच और चंपक ये अपने रामू चाय वाले की दुकान बंद करवाना चाहते थे। वो एक दूसरे से बातें भी करते हैं। देखिए सरपंच जी, इस रमेश की वजह से मेरी पत्नी मुझे हर वक्त ताना देती है। अब तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अगर ऐसा ही चला ना, ये रमेश एक दिन मेरी कुर्सी भी छीन लेगा, इतना अमीर हो जाएगा। चलो, इस रमेश ने ना एक बेवकूफ़ वाला काम किया है। इसने रोड के चौराहे पर अपनी दुकान लगा ली, वो भी इनलीगल है। हम पुलिस में जाकर उसकी शिकायत करते हैं। पुलिस वाले आकर उसकी ये दुकान ज़रूर बंद करवाएंगे। और ये दोनों शैतान दिमाग वाले अपने रमेश की चाय की दुकान बंद करवाने के लिए पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट लिखते हैं और पुलिस वाले अपने रमेश की दुकान बंद करवाने के लिए आते हैं। रमेश, तुमने अपने हाथ में कानून लिया है। इस रोड पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता चाय की दुकान बनवाने का। तुम्हारी ये जगह नहीं है। अभी के अभी तुम्हें ये सारी दुकान खाली करनी होगी, वरना तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा अगले 1 घंटे के अंदर अंदर। रमेश पुलिस वाले को बहुत समझाता है, लेकिन पुलिस वाला उसकी एक बात नहीं सुनता और अपने रमेश की चाय की दुकान बंद हो जाती है और गांव के सरपंच और चंपक बहुत खुश हो जाते हैं। इस वजह से रमेश मतलब अपना रामू बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि सेठ के पैसे भी उसे वापस करने थे। दुकान बंद होने की वजह से रमेश बहुत चिंतित था।
अपने कुटिया के बाहर सोच विचार में डूब रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। बाबा, आप और यहाँ मेरे कुटिया के बाहर आज आपने लेट कर दिया। मेरी दुकान कब की बंद हो चुकी है बाबा। आज मैं आपको चाय नहीं पिला सकता, और आज क्या, मैं कभी भी आपको चाय नहीं पिला सकता। सब लोगों ने मेरी दुकान बंद करवा दी। हाँ बेटा, मैंने सारी बातें गांव वालों के मुंह से पहले ही सुन ली थी। तुमने आज तक इस बूढ़े को अपने दुकान पर फ्री में चाय दी, और अब तुम पर कहर डूब चुका है। इस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ। चिंता मत करना बेटा, तुम नेक दिल इंसान हो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शुक्रिया बाबा, आपने यहाँ आकर मेरा हाल चाल पूछ लिया। चलिए ना अंदर मेरे कुटिया के, मैं आपको कुटिया में आज चाय पिलाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी मैं चाय पीऊँगा। आज मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। आज तक तुमने मुझे फ्री में चाय पिलाई। मैंने सुना तुम्हारे पास खेती और वो भी पड़ी थी, लेकिन उस खेती में इस बैंगन के बीज को मिलाकर खेती करना तुम्हारा भला होगा। याद रखना, अच्छे से उसे पेरना और फिर मुझसे मिलने आना। और रमेश अपने खेती में बाबा ने जो दिए थे बी बैंगन के वो पेरता है। तो कुछ ही घंटों में उस खेती में वो पौधे बन जाते हैं, और ये देखकर रमेश हैरान हो जाता है। अपने खेती में हरे भरे बैंगन के पौधे कुछ ही घंटों में उगता देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी को बुलाने के लिए चला जाता है। रमेश फिर से अपने पत्नी के साथ खेत में आता है तो देखता है उस पौधों को बैंगन लग चुके थे। और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। कुछ ही घंटों में पौधों को बैंगन लग चुके थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है, हे जी, मुझे लगता है आपके ये नेकी का फल है। ओ बाबा कोई साधारण बाबा नहीं थे। आपने उस बाबा को फ्री में अपने मन से चाय पिलाई और बिना पैसों के। तो बाबा ने जादुई बैंगन के बीज दे दिए आपको। आपको पता चला अब हम इससे अपना घर संसार चला सकते हैं। और अपना रमेश इस जादुई बैंगन की खेती की वजह से अच्छा खासा फिर से पैसा कमाता है और अपना घर संसार खुशहाली से जीता है। इससे यही पता चलता है नेकी के बदले ज़रूर नेकी मिलती है। इसलिए कभी भी अपने नेक दिल स्वभाव पर शंका मत करना। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।